नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। यूपी लाइव में आज सबसे पहले बात होगी यूपी को लेकर के, तो वहीं आपको बताएंगे कि गोरखपुर में राप्ती पुल पर भारी वाहनों के लिए क्यों किया गया ट्रैफिक डाइवर्जन। तो वहीं दिखाएंगे आपको कि विश्व गौरैया दिवस पर गौरैया संरक्षण के लिए कौन सी संस्थाएं आगे आ रही हैं। तो वहीं आपको बताएंगे कि हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने कैसे बदला मौसम। देंगे जानकारी आपको हर छोटी बड़ी खबर की, लेकिन सबसे पहले खबर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर के। उत्तर प्रदेश के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आपको बता दें कि दौरे के दूसरे दिन मथुरा पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू और वृंदावन में रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में कार्यक्रम में की शिरकत। नंदकिशोर सोमानी ऑन्कोलॉजी ब्लॉक का किया उद्घाटन। आपको बता दें कि वृंदावन की धारा दिव्यता और भक्ति का जीवंत अनुभव, इन तमाम बातों का जिक्र किया। और आपको बता दें कि इस दौरान रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में कार्यक्रम में शामिल हुई नंदकिशोर सोमानी ऑन्कोलॉजी ब्लॉक का किया उद्घाटन। और आपको बता दें कि वृंदावन की धारा दिव्यता और भक्ति का जीवंत अनुभव। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन तमाम बातों का जिक्र किया। और आपको बता दें कि इस दौरान उत्तर प्रदेश के दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू हैं और इस दौरान दौरे के दूसरे दिन वे मथुरा पहुंची। आपको बता दें कि वृंदावन में रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं नंदकिशोर सोमानी ऑन्कोलॉजी ब्लॉक का किया उद्घाटन। वृंदावन की पावन धरा केवल एक भूभाग नहीं है, बल्कि दिव्यता और भक्ति का जीवंत अनुभव है, जहां प्रत्येक कोण कोण में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की गूंज सुनाई देती है। ये वही पवित्र भूमि है जिसने सदियों से संतों और भक्तों को आध्यात्मिक चेतना प्रदान करती आ रही है। ये पवित्र भूमि निस्वार्थ प्रेम, करुणा और भक्ति के शाश्वत संदेश को देश विदेश में प्रसारित करती रहती है। जन कल्याण के लिए समर्पित एक उत्कृष्ट चिकित्सा केंद्र को इस पावन भूमि पर विकसित करना अत्यंत पुण्य का कार्य है और प्रेरणादायक भी है। रामकृष्ण मिशन आध्यात्मिक चेतना और मानवीय सेवा के संगम का सशक्त प्रतीक है। रामकृष्ण परमहंस की गहन भक्ति एक ऐसे प्रबल धारा को प्रवाहित किया, जिसे उनके अनंत शिष्य स्वामी विवेकानंद जी ने मानवता की हित में एक संस्था का रूप भी दिया। रामकृष्ण मिशन में भी ये संदेश दिया है कि प्रेम, सेवा और करुणा ही ईश्वर तक पहुंचने का सर्वोत्तम मार्ग है। रामकृष्ण परमहंस के आदर्शों का अनुसरण करते हुए इस संगठन के सन्यासी नर सेवा ही नारायण सेवा है के संदेश को अपने कर्मों और आचरण से साकार कर रही है। पिछले 118 वर्ष से रामकृष्ण मिशन लोगों की निष्ठापूर्वक सेवा कर रहा है। अनेक जनहित के कार्यों के माध्यम से रामकृष्ण मिशन ने यह सिद्ध किया है कि सच्ची निस्वार्थ सेवा और करुणा ही आध्यात्मिकता की वास्तविक अभिव्यक्ति है। देवी और स्वजनों, ये महत्वपूर्ण बात है कि रामकृष्ण मिशन के इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्टल में अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाओं के साथ साथ कुशल और मानव सेवा के लिए प्रतिबद्ध चिकित्सकों की टीम भी है। ऑन्कोलॉजी ब्लॉक का उद्घाटन आपकी इस सेवा यात्रा में एक विशेष पड़ाव होगा। मुझे बताया गया है कि इस ऑन्कोलॉजी ब्लॉक में कैंसर उपचार की अत्याधुनिक तकनीकी को एक ही साथ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि यहाँ आधुनिक तकनीकों के माध्यम से रोगियों को सही, सुरक्षित और प्रभावी उपचार मिलेगा। कैंसर आज सबसे गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है। समय पर रोग की पहचान और उच्च स्तरीय उपचार तक पहुंच रोगी के जीवन को बचाने में निर्णायक सिद्ध हो सकती है, लेकिन अनेक परिवारों के लिए इस रोग का उपचार आर्थिक परिस्थितियों के कारण कठिन या असंभव प्रतीत होती है।
ऐसे समय में वहीं वाराणसी में उदय प्रताप कॉलेज में छात्रों के बीच हुई झड़प। आपको बता दें कि झड़प में एक छात्र को लगी गोली और कैंपस में शांति बनाने के लिए पुलिस तैनात है। आपको बता दें कि घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी छात्र को पकड़ने के लिए पुलिस की 7 टीमें गठित की गई है। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान छात्र को, जो घायल छात्र है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कैंपस में शांति बनाने के लिए पुलिस तैनात कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में छात्रों के बीच ये झड़प हुई, जहां झड़प में एक छात्र को गोली लगी है। आपको बता दें कि कैंपस में शांति बनाने के लिए पुलिस तैनात कर दी गई है। वहीं घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी छात्र को पकड़ने के लिए पुलिस की 7 टीमें गठित की गई हैं। वाद विवाद के दौरान 2 छात्रों के बीच में वाद विवाद हुआ। उसी वाद विवाद के दौरान अचानक प्रोवोकेशन में दूसरे छात्र के द्वारा पिस्टल निकालकर गोली चलाई गई। जो एक छात्र को लगी है उसे तत्काल हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। जो तहरीर है वो ली जा रही है, बाकी छात्रों के साथ वार्ता की जा रही है। से जो विधिक प्रक्रिया है उसको पुलिस संपन्न करवा रही है। देखिए, अभी इस तरह की कोई सूचना है, स्पष्ट सूचना कुछ लोगों के द्वारा बताया गया है। उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है। डॉक्टर्स अब इसे चेक कर रहे हैं। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, डॉक्टर की टीम लगी हुई है। जो कार्रवाई है वो की जा रही है, साथ ही साथ भी उसका इलाज। देखिए, अभी ये सब चीजें वेरिफिकेशन का पार्ट है। अभी इनिशियल स्टेज पर आपस में वाद विवाद के दौरान अचानक प्रोवोकेशन में ये घटना हुई है। पुलिस एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई कर रही है। 7 टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है। वहीं गोरखपुर में राप्ती पुल पर ट्रैफिक डायवर्जन। आपको बता दें कि भारी वाहनों के लिए ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है और मरम्मत कार्य के चलते ये किया गया है डायवर्जन। वहीं प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है जानकारी। आपको बता दें कि भारी वाहनों को रूट 69 की ओर मोड़ा गया है। तो भारी वाहनों के लिए ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है और इस दौरान भारी वाहनों को रूट 69 की ओर मोड़ा गया है। आपको बता दें कि प्रेस रिलीज कर जानकारी दी गई है। वहीं मरम्मत कार्य के चलते ये डायवर्जन किया गया है। आपको बता दें कि गोरखपुर में राप्ती पुल पर ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है, जहां पर भारी वाहनों के लिए ट्रैफिक डायवर्जन किया गया और मरम्मत कार्य के चलते किया गया है ये डायवर्जन। रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो उसकी ऑलरेडी हमने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके लोगों को अवगत करवा दिया। 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स का आवागमन वहीं से हम लोग जारी कर रहे हैं। अपना राउंड द क्लॉक ड्यूटीज लगाई गई है पुलिस ने और सुगम यातायात रखने के लिए। और इसके अलावा जो हैवी व्हीकल्स हैं उन्हें 69 से डाइवर्ट किया है और वो सिक्टौर के माध्यम से शहर के अंदर में आएंगे। 1 महीने का ये कार्य है, इसको जल्दी जल्दी कार्य पूर्ण करवा के और वापस से सभी के लिए आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। वहीं आज विश्व गौरैया दिवस है और शहरों की गलियों में और उम्मीद की आवाज बनकर छोटी सी चिड़िया की चहचहाट फिर से गूंज रही है। कंक्रीट के जंगल में गौरैया लगभग खो ही चुकी है। शहरीकरण, मोबाइल टावर और घोंसले की जगह न मिलना सब कुछ इसके खिलाफ था, लेकिन अब बदलाव की हवा बह रही है। गौरैया बचाओ अभियान के तहत लकड़ी के घोंसले बांटे जा रहे हैं और इनकी संख्या में साफ इजाफा दिख रहा है। कहां कहां क्या है प्रयास, देखिए इस रिपोर्ट में। वाराणसी और कानपुर में विश्व गौरैया दिवस के मौके पर गौरैया संरक्षण की मुहिम ने एक नई ऊर्जा और उम्मीद जगाई है। जहां शहरों की कंक्रीट की दीवारों के बीच ये छोटी सी चिड़िया अपनी चहचहाहट से प्रकृति के साथ जुड़ाव का प्रतीक बनी हुई है। हर साल 20 मार्च को मनाया जाने वाला ये दिवस उन प्रयासों को समर्पित है जो गौरैया की घटती आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि शहरीकरण, कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल, मोबाइल टावरों का रेडिएशन और पारंपरिक घोंसलों के लिए जगह की कमी ने इसे विलुप्ति के कगार पर ला खड़ा किया है। वाराणसी में अतुल पांडे जैसे समर्पित संरक्षणकर्ता ने अपने घर को गौरैया कॉलोनी में बदल दिया है, जहां सैकड़ों गौरैया सुरक्षित घोंसलों, दाने और पानी के साथ चहचहाती नजर आती है। और व्यग्र फाउंडेशन के माध्यम से वे लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हर छत पर एक छोटा सा घोंसला या दाना पानी का बर्तन रखने से ये पक्षी वापस लौट सकते हैं।
व्यग्र फाउंडेशन विगत दशकों से काम कर रहा है, जो केवल नन्ही चिड़िया और पर्यावरण के लिए काम करता है। और आप देख सकते हैं कि व्यग्र फाउंडेशन ने बाकायदे यहाँ पे गौरैया कॉलोनी हम लोगों ने बना रखा है, और इस गौरैया कॉलोनी में ढेर सारी चिड़ियों के रहने की व्यवस्था की गई है, घोंसलों की व्यवस्था की गई है। उनको इको फ्रेंडली माहौल देने के लिए ढेर सारे पौधे लगाए गए हैं, रूफटॉप ऑक्सीजन पार्क डेवलप किया गया है। और व्यग्र फाउंडेशन पूरे देश में नन्ही चिड़िया गौरैया को बचाने के लिए घोंसले वितरित करता है, जो कि फ्री ऑफ कास्ट होता है। विगत 8 से 10 वर्षों से ये काम जारी है, और अभी तक मैं कह सकता हूं कि लगभग 70 से 80 हजार घोंसले हम लोगों ने पूरे देश में वितरित। हम लोग लकड़ी के बने हुए सुंदर सुंदर घोंसले देते हैं, पानी का पात्र देते हैं, धान देते हैं, धान जो चावल होता है, धान देते हैं, ककुनी देते हैं, बाजरा देते हैं, जिसको गौरैया चिड़िया बहुत प्रेम से खाती हैं, वो फ्री ऑफ कास्ट हम लोग वितरित करते हैं। और गांव में गौरैया चिड़िया को लेके, गाय को लेके, पशु पक्षियों को लेके पूर्वज हमारे बाप दादा बहुत उनकी चिंता किया करते थे, और खाना खाने से पहले उनके लिए भी कुछ न कुछ भोजन निकालने की व्यवस्था और परंपराएं थी। जैसे जैसे हमारी व्यवस्थाएं बढ़ती गई, हम उनके बारे में सोचना बंद कर दिए। तो कहीं न कहीं से गांव की वो पुरानी यादें जुड़ी थी, जो महादेव की नगरी काशी में जीवंत हो उठी। कारण है कि जब हम अपने बच्चों को नन्ही चिड़िया गौरैया के बारे में बताएंगे नहीं, कहा गया हाउस एस्पैरो, तो हाउस एस्पैरो इसीलिए न कहा गया कि वो हमारे और आपके साथ रहती हैं, हमारे आपके बीच रहती हैं, हमारे आपके करीब रहती हैं। पहले हमारे यहाँ अभाव होता था तो हम उनकी चिंता किया करते थे, और अब जब हम प्रभाव में आ गए, जब हमारे आर्थिक स्थितियां मजबूत होने लगी, तो हम उनकी चिंता करना बंद कर दिए। पहले मकानें बनती थी तो उनके लिए सुराखें छोड़ी जाती थी, मुक्के बनाए जाते थे। आज हम पीओपी लगा के उनको पैक करने का काम कर रहे हैं। तो कहाँ जाएंगी ये हाउस एस्पैरो, किसके साथ रहेंगी जब हम उनकी चिंता नहीं करेंगे? अन्य प्रयासकर्ता भी हजारों गौरैयों की देखभाल कर रहे हैं, जिनकी प्रशंसा प्रधानमंत्री तक ने की है। जबकि नमामि गंगे जैसे पहल गंगा घाटों पर जागरूकता फैला रही है और विदेशी पर्यटकों को भी इसमें शामिल कर रही है। दूसरी ओर कानपुर में कई संस्थानों से जुड़े लोग गौरैया बचाओ अभियान चला रहे हैं, जहां लकड़ी के घोंसले बांटे जा रहे हैं और गौरैया की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। साथ ही प्राणी उद्यान और स्थानीय समितियां भी घोंसलों का वितरण और जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। और मैं कानपुर में एक सेवादान फाउंडेशन संस्था पिछले कई वर्षों से चला रहा हूं। साथ ही गौरैया बचाओ अभियान से भी जुड़ा हुआ हूं, और जो पिछले 12 साल से मैं इसमें लगा हुआ हूं। और इस मकसद में हमने एक बहुत अच्छी बढ़ोतरी ये देखी है कि जब शुरुआत में हमारे यहाँ गौरैया का फुदकना बंद हो गया था, तो 1-2 गौरैया ही हमें दिखा करती थी। तो हमने आर्टिफिशियल अपने घर पे लगाना शुरू किया, और इस घोंसले के परिणाम शुरुआत में तो हमें नहीं दिखे, पर आज 12 वर्षों के बाद जो इसके आंकड़े हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि जहां गौरैया हमारे घर पे 1 या 2 दिखा करती थी, आज उनकी संख्या सैकड़ों की तादाद में हो चुकी है। क्योंकि एक घोंसला प्रतिवर्ष औसतन 9 बच्चों को एक उड़ान देता है प्रकृति में, और यही लगातार 10 वर्षों से होता आया है। और हजारों की संख्या में सिर्फ गौरैया के बच्चे हमारे घर से उड़ान भर चुके हैं। और पिछले 10-12 सालों में हमने लगभग 4000 से अधिक घोंसले कानपुर और उनके आसपास के क्षेत्रों में लोगों को पहुंचाए हैं, जिसका हमें अच्छा रिस्पांस मिला है। और उनके आंकड़े देखे जाएं तो लगभग 36,000 से अधिक बच्चे उन घोंसलों से बड़े होकर प्रकृति में समर्पित हो चुके हैं, जिससे लगातार गौरैया की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि लोगों के घर में अब झरोकों का अभाव हो रहा है, क्योंकि आधुनिकीकरण के चलते कंक्रीट से और कांच से उनके घर घिर चुके हैं। तो ऐसे में हम उनके घर पर झरोका तो नहीं दे सकते हैं, पर हाँ, हम उन्हें एक आर्टिफिशियल शेल्टर बर्ड का जरूर दे सकते हैं, जिससे उनके घर की सुंदरता भी नहीं खराब होगी और पंछी को एक आशियाना भी मिलेगा। तो एक बड़े से घर में एक छोटा सा घर इन गौरैया पंछी को जरूर दिया जाए। इनका जीवन काल 4 से 5 वर्ष का ही होता है, और इस छोटे से कार्यकाल में ये भी जीना चाहती हैं, और इनका हमारे बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजी में बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल है। क्योंकि अगर ये पंछी ख़त्म हो गए तो इनके ख़त्म होने से हमारी फूड चेन डिसबैलेंस हो जाएगी। ये इंसेक्ट खाती है, वॉर्म्स खाती है, और जिससे हमारी पेस्टिसाइड कम से कम प्रयोग होगा, और वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है। बहुत अच्छा लगता है। सुबह हम लोग सो के उठते हैं, 5 बजे के आसपास से ही चहचहाट शुरू हो जाती है, और बड़ा आनंद आता है। हम लोगों ने यहाँ पे पिछले
कम से कम 10 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं गौरैया का ज़्यादा से ज़्यादा इनकी जनसंख्या बढ़े। देश के पर्यावरण में, विश्व के पर्यावरण में इनका योगदान बहुत ज़रूरी है। वर्तमान परिस्थितियों में गौरैया और इसी तरह से और भी हम लोग काम करते हैं, छोटे मोटे जानवरों की भी सेवा करते हैं। सर, आपके यहाँ कितनी गौरैया आने लगी? जब पहले हाँ, पहले जब शुरुआत हुई थी तो 1-2 गौरैया मुश्किल से ढूंढने मिलती थी। आज इस पूरे हमारी गली में हम लोगों ने इतने घोंसले लगा दिए हैं कि 200 से 500 के बीच में गौरैया जो है यहाँ पे विचरण करती है। ये सभी प्रयास न केवल गौरैया को बचाने का काम कर रहे हैं, बल्कि समाज को यह संदेश दे रहे हैं कि छोटे छोटे कदम जैसे छतों पर पानी का बर्तन रखना, कीटनाशकों का कम इस्तेमाल करना और हरियाली बढ़ाना प्रकृति के साथ सहअस्तित्व की कुंजी है। इन शहरों में संस्थाओं, व्यक्तियों और युवाओं की यह सामूहिक मुहिम गौरैया की चहचहाट की फिर से घर आंगन में लौटाने की दिशा में एक सुंदर प्रेरणा बन रही है, जो हमें याद दिलाती है कि पर्यावरण संरक्षण हर किसी की जिम्मेदारी है और छोटी सी चिड़िया की रक्षा से ही बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं बहराइच में पुलिस का मिशन शक्ति का 5वां चरण महिला विंग के नेतृत्व में एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि बारिश के बावजूद महिला विंग ने रैली में लिया भाग। वहीं महिलाओं ने सुरक्षा और आत्मविश्वास की जगाना है उद्देश्य और नवरात्रि, ईद जैसे त्योहारों के दौरान लोगों में उत्साह बढ़ाना। तो आपको बता दें कि महिला विंग के नेतृत्व में एक बाइक रैली का आयोजन किया गया और बारिश होने के बावजूद महिलाओं ने रैली में भाग लिया। बहराइच में यूपी पुलिस के मिशन शक्ति का 5वां मिशन शक्ति फेज 5 का सेकंड चरण जो है कल से प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिला शक्ति का जागरण करने के लिए, महिलाओं में सुरक्षा की भावना भरने के लिए, साथ ही स्कूलों, कॉलेजों, विभिन्न प्रकार के जो महिला संगठन हैं उनमें उत्साह भरने के लिए और सुरक्षा की भावना सुनिश्चित करने के लिए, विश्वास जागृत करने के लिए आज बहराइच पुलिस की महिला विंग द्वारा बाइक रैली निकाली गई है। बरसात के खराब मौसम में भी सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके बाइक रैली में हिस्सा लिया। क्षेत्राधिकारी प्रयागपुर श्रीमती हर्षिता तिवारी के नेतृत्व में ये बाइक रैली निकाली गई है और नवरात्रि का पर्व है, ईद का त्यौहार है। सभी जगह, सभी जगहों पर, सभी वर्गों में, सभी जातियों में, सभी महिलाओं में उत्साह का संचार करने के लिए ये बाइक रैली निकाली गई है और निश्चित तौर से सभी जगहों पर हमारी महिला शक्ति, हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस की महिला पुलिस बल द्वारा। वहीं मौसम ने आज अचानक करवट ली है और ये करवट सुकून देने वाली है। लखनऊ में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने शहर को तरोताज़ा कर दिया है। बादलों की छांव, बूंदों की फुहारें और हवा में ताजगी के एहसास के साथ लोग इस मौसम का मजा ले रहे हैं। लेकिन मुरादाबाद में तस्वीर थोड़ी अलग है। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने शहर को तरबतर कर दिया है और नोएडा एनसीआर में भी झमाझम बारिश का दौर देखने को मिला है। गुरुग्राम से गाजियाबाद तक बादल गरज रहे हैं। मौसम के इस मेहरबानी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लखनऊ में आज मौसम ने अचानक करवट ली है और हवाओं के साथ हल्की बारिश ने पूरे शहर को एक सुहावना और तरोताजा एहसास दे दिया है। गर्मी की शुरुआत में आने वाली ये बारिश और ठंडी ठंडी हवाएं लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर रही है। जहां कंक्रीट के जंगलों के बीच भी प्रकृति की ये मेहरबानी महसूस हो रही है। आसमान में छाए बादल और बीच बीच में बूंदों की फुहारें सड़कों को धो रही है, जबकि हवा में नमी और ताजगी का मिश्रण है जो सांस लेने में भी
सुकून देता है। पार्कों और गलियों में लोग बाहर निकलकर इस मौसम का मजा ले रहे हैं। छाते लेकर घूमना या बालकनी में बैठकर चाय की चुस्की के साथ बारिश की बूंदों को देखना एक अलग ही अंदाज दे रहा है। ये सुहावना मौसम न सिर्फ तापमान को संतुलित कर रहा है, बल्कि शहर की उमस को भी दूर भगा रहा है, जिससे लखनऊ वासियों का मूड भी खुशनुमा हो गया है। तो उधर मुरादाबाद में भी मौसम ने अचानक करवट ली है, जहां भारी बारिश और तेज हवाओं ने पूरे शहर को प्रभावित कर दिया है। खासकर ईद और अलविदा नमाज से ठीक पहले ये बदलाव लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे सड़कें जलमग्न हो गई हैं और हवा में ठंडक के साथ उमस भी महसूस हो रही है। नगर निगम की टीमें तुरंत सक्रिय हो गई हैं, जो जल भराव वाली जगहों पर पंपिंग मशीनें लगाकर पानी निकाल रही हैं। मुख्य सड़कों और मस्जिदों के आसपास सफाई सुनिश्चित कर रही है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में मदद कर रही हैं। ईद उल फितर और अलविदा जुमा की नमाज के मद्देनजर प्रशासन पहले से ही सतर्क था, लेकिन इस अचानक आए तूफानी मौसम ने नगर निगम को अतिरिक्त सतर्कता बरतने पर मजबूर कर दिया है, ताकि नमाजियों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े और आयोजन सुचारू रूप से हो सके। मुरादाबाद के द्वारा जो हमारा आज अलविदा की नमाज है और साथ में कल ईद का त्यौहार है और जो हमारा नवरात्रि का पवित्र ये चल रहा है 9 दिन का सप्ताह, इन सभी को देखते हुए पहले से तैयारियां की गई थी। जो ये आकस्मिक बरसात अचानक से आई है, इसको देखते हुए हमने क्यूआरटी टीम पहले से बना भी रखी थी और वो क्यूआरटी टीम हमने सक्रिय कर दी है। हमारे हेल्पलाइन नंबर भी सक्रिय हैं। कहीं से कोई शिकायत अगर जल भराव या इत्यादि की गंदगी की आ रही है, वहाँ पर हम तुरंत अपनी टीम भेज रहे हैं। वैसे सभी जगहों पे जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी डिप्लॉयमेंट थी, अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। मेरे द्वारा अभी कुछ समय पहले ईदगाह का भी निरीक्षण किया गया था, इससे पहले जामा मस्जिद क्षेत्र का भी निरीक्षण कर लिया गया है, जो यहाँ का सबसे बड़ा और बहुत ही प्रसिद्ध देवस्थान है। लालबाग में काली माता का जो मंदिर है, इसमें और पीछे का जो पार्क है उसको भी देख लिया गया है। जल भराव की कहीं पे कोई समस्या नहीं है। कतिपय स्थानों पर जो थोड़े मोड़े गड्ढे हैं उनको हमने देख लिया है और वहाँ पे हमारी निर्माण विभाग की टीम सक्रिय हो गई है। कुल मिलाकर नगर निगम की जो तैयारियां थी वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जो ये विषम परिस्थितियां हैं मौसम की, इसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो मिलकर ये दोनों ही जो पवित्र त्योहार हैं उनको सकुशल संपन्न करा लेंगे। इसके साथ ही नोएडा एनसीआर में मौसम ने पूरी तरह करवट ले ली है। जहां गुरुवार शाम को भी बारिश हुई, तो वहीं शुक्रवार की सुबह भी मूसलाधार बारिश ने शहर को तरबतर कर दिया और कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ गरज चमक भी देखने को मिली। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में यह अचानक भारी बारिश हुई है, जिससे तापमान में तेज गिरावट आई है और उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। लेकिन साथ ही सड़कों पर जल भराव और ट्रैफिक जाम की समस्या भी बढ़ गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे इलाकों में बादल छाए और झमाझम बारिश हुई। आईएमडी ने अगले कुछ दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें हल्की सी मध्य बारिश के साथ आंधी तूफान की संभावना बताई गई है। इसलिए लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।